अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आपका जो फर्स्ट लेसन है द डाइंग सन उसकी कॉम्प्रीहेंशन यानी क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपके फाइनल पेपर में 40 नंबर का जो पेपर है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। उसमें आपकी जो बुक 2 है मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़, उसके 2 हिस्से हैं और पहले हिस्से में से 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। दूसरा हिस्सा जो कि हीरोज़ पर मुश्तमिल है उसमें भी 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और एक जो नावल आपके सिलेबस में शामिल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसमें 16 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, तो इसलिए 2-3 बातें आपने जहन में रखनी है शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए कि एक तो इसका बहुत लंबा आंसर ना लिखें, आधा पेज पूरा पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे 2 से 4-5 सेंटेंसेस तक आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2 सेंटेंसेस में आपका आंसर परफेक्ट है, मुकम्मल है, तो उसको आगे 4-5-6 सेंटेंसेस तक खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें गलतियों के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि जिसकी ये डिमांड है कि आपने 4-5 सेंटेंसेस जो हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाकर आपका आंसर मुकम्मल होगा, तो उस लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपका ज़्यादा जो फोकस है वो कंटेंट पर होना चाहिए कि आपका आंसर बहुत अच्छा हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, उसमें मिस्टेक्स ना हो, और ये है कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में उसका आप आंसर दें। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है तो आंसर भी आप प्रेजेंट में देंगे, अगर क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है तो आंसर भी आप पास्ट में लिखेंगे। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आप जहन में रखेंगे। इसका हम क्वेश्चन 1 देखते हैं कि क्वेश्चन 1 क्या है। क्वेश्चन 1 है, हाउ इज़ इट दैट स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। ये कैसे होता है कि एक जो सितारा है वो दूसरे सितारे के करीब कभी भी नहीं जाता है, या एक सितारे के करीब कोई और सितारा कभी भी नहीं आता है। तो ये प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यू मस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन प्रेजेंट टेंस टू। जिस तरह आंसर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका आंसर हो सकता है अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। एक सितारा जो है वो अपने करीब किसी और सितारे को कभी भी नहीं पाता, बिकॉज देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स, क्योंकि फासला जो है वो करोड़ों मीलों का है बिटवीन द 2 स्टार्स। करीब तरीन जो सितारा है, जो नेबर है एक स्टार का, उनका भी आपस में जो फासला है वो भी करोड़ों माइल्स का हो सकता है, इसलिए वो एक दूसरे के करीब कभी भी नहीं आते हैं। मोर ओवर स्पेस इज़ इमेंसली वास्ट। जो खला है वो बहुत ज़्यादा वसी है, एंड ईच स्टार इज़ बाउंड टू ट्रेवल अलॉन इन इट्स ओन ऑर्बिट। और हर जो सितारा है वो अकेला ही ट्रैवल करता है और अपने ही ऑर्बिट में, अपने ही मदार में वो सफ़र करता रहता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं होता है कि एक जो सितारा है वो दूसरे सितारे के बहुत करीब चला जाए। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स बिटवीन द 2 स्टार्स। दैट इज़ द मेन रीज़न कि जो एक सितारा है दैट नेवर फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। क्वेश्चन 2 देखते हैं इसका, आपकी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 2 है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। नाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यू आर बाउंड टू आंसर इट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इन पास्ट टेंस। आप भी इसका जवाब भी पास्ट में देंगे क्योंकि क्वेश्चन वो पास्ट में पूछ रहे हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, जो कि राइटर हैं, सर जेम्स जीन्स के मुताबिक, अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस, कि एक घूमता फिरता सितारा जो है जब वो स्पेस में वॉन्डरिंग कर रहा था, केम नियर द सन, वो हमारे सन के, जो सॉलिटरी सिस्टम का एक सितारा है सन है, उसके करीब आ गया था। तो क्या हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो आंसर भी आप पास्ट में देंगे। व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन, जब एक वॉन्डरिंग स्टार सन के करीब आया, इट रेज्ड ह्यूज टाइड्स। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, HUGE होना चाहिए, करेक्शन कर लीजिएगा। इट रेज्ड ह्यूज टाइड्स, उसने बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो रेज की, उभारी, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर।
तो आप नोट कर रहे हैं कि इसमें हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार केम नियर द सन इट रेज्ड ह्यूज टाइड्स। तो क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। इट रेज्ड ह्यूज टाइड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, दीज टाइड्स फॉर्म्ड अ हाई माउंटेन। इन टाइड्स ने एक बहुत ऊंचा माउंटेन बना लिया ऑन द सर्फेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन। वो माउंटेन इतना ऊंचा था, इतना हाई था कि वी कैन हार्डली इमेजिन, हम बमुश्किल उसका तसव्वुर कर सकते हैं या उसका हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि उसकी ऊंचाई और उसकी हाइट क्या थी। एक बहुत बड़ा जो माउंटेन है दैट वाज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो ये क्वेश्चन है कि वॉन्डरिंग स्टार करीब आया तो क्या हुआ। तो जब वो करीब आया तो बहुत टाइड्स जो हैं वो रेज हुई, उनसे माउंटेन बन गया और वो माउंटेन इतना ऊंचा था कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर। जब वो वॉन्डरिंग स्टार जो है करीब तो वो आया, और जो हमने पिछले क्वेश्चन में आंसर में देखा है कि ह्यूज टाइड्स जो हैं वो रेज हो गई और माउंटेन बन गया। लेकिन आगे क्या हुआ, व्हेन इट केम नियरर एंड नियरर, जब वो करीब से करीब तर आता गया तो क्या हुआ था। अगेन पास्ट टेंस में उन्होंने पूछा है, पास्ट इवेंट की बात हो रही है, आप भी इसका आंसर जो है वो पास्ट में करेंगे। व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर द सन, जब वो सूरज के करीब से करीब तर आता गया, द माउंटेन ऑन द सर्फेस ऑफ द सन रोज हायर एंड हायर। और जो सूरज की सतह पे वो माउंटेन बना था वो उभरता गया, बढ़ता गया, हायर एंड हायर, ऊंचे से ऊंचा होता गया, एंड वॉज फाइनली टॉर्न इन टू पीसीज। और आखिरकार वो माउंटेन जो है वो टूट गया और छोटे छोटे टुकड़ों में वो तकसीम हो गया। वो टुकड़े इतने भी छोटे नहीं थे कंपैरेटिवली, बिकॉज वो जो पीसीज हैं वो हमारे प्लैनेट्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, जिस तरह हमने लेसन में भी पढ़ा है। तो ये हुआ था कि जब वॉन्डरिंग स्टार करीब से करीब आता गया तो जो माउंटेन थी ऑन द सर्फेस ऑफ द सन दैट रोज हायर एंड हायर, एंड देन फाइनली इट वाज टॉर्न इनटू पीसेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर प्लैनेट्स, सयारे क्या हैं, एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, और वो वजूद में कैसे आए। अगेन इसका पहला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट में है, व्हाट आर प्लैनेट्स, और जो दूसरा हिस्सा पूछा गया है हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में पूछा गया है, डिड का इस्तेमाल है। अगरचे जब हम डिड इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो फिर हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। इसका आंसर देखें, द प्लैनेट्स आर द ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द सन। जो सयारे हैं वो सूरज के ही टूटे हुए पीसीज हैं, टुकड़े हैं। वो जो माउंटेन ऊपर बनी थी एक वॉन्डरिंग स्टार के करीब आने से, वो जब माउंटेन टूटी तो उसके जो पीसीज हो गए, ये प्लैनेट्स वही पीसीज हैं। दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये वजूद में आए ड्यू टू टाइडल पुल। वो जो एक टाइडल पुल जो कशिश बनी थी, एक टाइडल पुल बनी थी एक वॉन्डरिंग स्टार के करीब आने से, कास्ड बाय सम स्टार। वो टाइडल पुल की वजह कौन बना था, that was some kind of wandering star that was the cause of that tidal pull on the surface of the sun, सूरज की सतह पे। they began to move round the sun, उन पीसीज ने क्या किया कि जब वो अलहदा हुए तो उन्होंने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। our earth is one of these planets or these pieces, हमारी ज़मीन भी उन पीसीज में से एक पीस है या उन प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, why is there no life ऑन द स्टार्स, सितारों पे ज़िंदगी के निशानात क्यों नहीं, ज़िंदगी क्यों मुमकिन नहीं है सितारों के ऊपर। ये इम्तिहान में किसी तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि वाई इज़ देयर नो साइन ऑफ लाइफ ऑन द स्टार्स, या किसी तरीके से भी वो वर्ड्स चेंज करके ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सितारों पे ज़िंदगी मुमकिन क्यों नहीं है। इसका आंसर है देयर इज़ नो लाइफ ऑन स्टार्स, सितारों पर ज़िंदगी नहीं है, बिकॉज द स्टार्स आर बॉल्स ऑफ फायर, क्योंकि जो सितारे हैं वो आग के गोले हैं, एंड दे हैव इंटेंस हीट, और उनकी जो हीट है, जो हरारत है वो बहुत ज़्यादा है, इंटेंस है, शदीद है। देयरफॉर द स्टार्स आर टू हॉट फॉर लाइफ,
इसलिए जो सितारे हैं वो ज़िंदगी के लिए ज़्यादा गर्म है, यानी इतने टू हॉट फॉर लाइफ मीन्स कि वो इतने गर्म हैं कि वहाँ ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, वो इतने हॉट हैं कि लाइफ उनके ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। लाइफ का, ज़िंदगी का वजूद में आना वहाँ मुमकिन नहीं है, बिकॉज दे आर टू हॉट फॉर लाइफ, तो इसलिए ज़िंदगी वहाँ मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। नोट लिखें कि ज़मीन पर जो ज़िंदगी है उसका आगाज़ कैसे हुआ था। इसका आंसर है द अर्थ ग्रेजुअली बिकेम कूलर एंड कूलर। ज़मीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता पहले से ज़्यादा ठंडी होती गई। कूलर एंड कूलर मीन्स ये हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं एडजेक्टिव की। कूलर मीन्स के पहले से ज़्यादा ठंडी, वो पहले से ठंडी होती गई क्योंकि वो सन का एक सितारे का पहले हिस्सा थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सितारे की तरह ही गर्म थी। एंड ग्रेजुअली इट बिकेम कूलर एंड कूलर। लाइफ स्टार्टेड इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ज़िंदगी जब शुरू हुई तो बहुत सादा से जानदारों की शक्ल में शुरू हुई, विच हैड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस दमसेल्व्स। उन ऑर्गेनिजम्स में, उन लिविंग थिंग्स में, उन जानदारों में ये सलाहियत मौजूद थी कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते थे, अपने आप को दोबारा पैदा कर सकते थे बिफोर डाइंग, मरने से या ख़त्म होने से पहले। इन दी एंड, आखिर में, इट प्रोड्यूस्ड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन्स। बाद में ऐसा हुआ कि उन्हीं ऑर्गेनिज्म से एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स ने जन्म लेना शुरू किया। पेचीदा जानदारों ने वहाँ पर आप कह लें कि उनकी अपीयरेंस शुरू हुई। लाइक ह्यूमंस, जिस तरह इंसान हैं, हु हैव फीलिंग्स, जिनकी इतने वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, कि जिनकी फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, एंड एम्बिशंस, और उनकी ख्वाहिशात हैं। इट इज़ नॉट नोन हाउ, व्हेन एंड व्हाई दिस ऑल हैपेंड। ये हमें मालूम नहीं है कि ये जो ज़िंदगी अपीयर हुई या शुरू हुई, ये कैसे हुई, कब हुई और क्यों हुई। तो ये हमें मालूम ना होना, दैट इज़ द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, और दैट इज़ द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, कि ये अभी तक मिस्ट्री है कि हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ, की ज़िंदगी किस तरह से इस ज़मीन पर शुरू हुई थी। लेकिन अंदाज़ा यही है कि इट वॉज स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स, एंड देन दोज सिंपल ऑर्गेनिजम्स became the complicated or complex ones, and in the end the human beings were created, you know. Question 7 है इसका, why is the universe of which our earth is a part so frightening? Why is the universe so frightening? हमारी कायनात इतनी खौफनाक क्यों है? Frightening mean fearful, terrible. उसको जब हम गौर करते हैं तो हम खौफज़दा क्यों हो जाते हैं? वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ अ पार्ट। वो यूनिवर्स जिसका ज़मीन भी एक हिस्सा है, जो हमारा घर है, वो भी उस कायनात का हिस्सा, ये इतनी फ्राइटनिंग क्यों है? आंसर देखें इसका। द यूनिवर्स इज़ सो फ्राइटनिंग, कायनात इतनी डरा देने वाली है, बिकॉज ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम का जो फैलाव है, जो स्ट्रेचेस है, वो इमेंस है, बहुत ज़्यादा है, ह्यूज स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है। पता नहीं कब से कायनात बनी है और आगे कब तक जा रही है, और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक की बात हो रही है कि जब कायनात जो है वो बनी थी। तो इसलिए ये जब हम इस पर गौर करते हैं तो इट इज़ फ्राइटनिंग। इट्स वाइड डिस्टेंसेस, इसके जो डिस्टेंसेस हैं, जिस तरह हमने लेसन में भी पढ़ा है कि एक जो सितारा है अपने करीब 3 नेबर से भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माइल्स जो है वो दूर होता है। करोड़ों मील का फासला एक सितारे और दूसरे सितारे के दरमियान हो सकता है। इसलिए कायनात में बेशुमार सितारे हैं, बेशुमार कहकशाएँ हैं, और उनके जो डिस्टेंसेस हैं वो बहुत वाइड हैं। इस वजह से भी ये कायनात डरा देने वाली है। आवर एक्सट्रीम लॉनलीनेस, और हम बिल्कुल तन्हा भी हैं। इंसान जो हैं वो इस कोशिश में है कि हमें कायनात में कहीं अपने जैसे कोई ह्यूमन बींग्स का निशान मिल जाए या लाइफ का कहीं निशान मिल जाए, लेकिन अभी तक ताहाल हमें कहीं भी किसी भी कायनात के किसी भी हिस्से में, किसी भी हेवनली बॉडी पे लाइफ के निशानात नहीं मिले। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो अर्थ में पे रहने वाले जो जानदार हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो दे आर एक्सट्रीमली लॉनली, दे आर एक्सट्रीमली
अलोन। तो इसलिए भी ये खौफनाक है कि इतनी वसी कायनात है और हम इसके एक छोटे से रेत के ज़र्रे पर जो हमारी ज़मीन है उस पर रहते हैं और बाकी कायनात जो है वो खाली है, वहाँ ज़िंदगी नहीं है। इसलिए भी ये फ्राइटनिंग है। एंड एब्सेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, और बाकी जो सयारे हैं, जिस तरह अर्थ भी उनमें से एक सयारा है, बाकी सयारों पर भी ज़िंदगी जो है वो मौजूद नहीं है। कायनात में किसी भी जगह पर ज़िंदगी नहीं है, इसलिए कायनात जो है यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग। इसके फिर 2-3 उन्होंने वजूहत बताई हैं। ड्यू टू इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम एक वजह है, इट्स वाइड डिस्टेंसेस दूसरी वजह है, आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस इसकी थर्ड रीज़न है, एंड एब्सेंस ऑफ लाइफ एनीवेयर इन द स्पेस ये इसकी अगली वजह है इसके फ्राइटनिंग होने की। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट शुड बी द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज। कौन सी कंडीशंस ज़रूरी हैं ज़िंदगी को एग्जिस्ट करने के लिए, उस तरह की ज़िंदगी जिस तरह की ज़िंदगी को हम जानते हैं या हमने ज़मीन पर देखा है, या जिस तरह की लाइफ ज़मीन पर मौजूद है, इस तरह की लाइफ के लिए क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं दूसरी हेवनली बॉडीज़ पे। डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट, क्या आमतौर पे ऐसी कंडीशंस जिस तरह की ज़मीन पे कंडीशंस हैं टेम्परेचर की, एयर की और बाकी जो ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें मौजूद हैं, तो क्या ये जनरली एग्जिस्ट करती हैं कायनात में, ये क्वेश्चन है। आंसर इसका देखें, लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन सम सूटेबल फिजिकल कंडीशंस। ज़िंदगी सिर्फ अपना वजूद रखती है चंद सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस में। मुनासिब कुदरती जो हालात हैं वहाँ ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है। वो सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस क्या हैं? लाइक मॉडरेट टेम्परेचर, एक मोतदिल टेम्परेचर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो कि ज़िंदगी जो है वो जल जाए, ना बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर हो कि ज़िंदगी मुमकिन ना हो या जम जाए। मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिज़िकल कंडीशन। एयर, ये भी एक फ़िज़िकल कंडीशन है कि वहाँ हवा भी होनी चाहिए, एंड वाटर, और वहाँ पानी भी होना चाहिए। तो मॉडरेट टेम्परेचर, एयर एंड वाटर, ये चंद फिज़िकल कंडीशंस ऐसी हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। सच कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़। ऐसी जो कंडीशंस हैं वो बाकी हेवनली बॉडीज़ पे एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी जो कायनात में जो प्लैनेट्स हैं, जो सन्स हैं, या बाकी जो हेवनली बॉडीज़ हैं, वहाँ पर ये कंडीशंस मौजूद नहीं हैं, एक्सेप्ट द अर्थ, सिवाय अर्थ के। सिर्फ हमारी ज़मीन पर ही ये कंडीशंस मौजूद हैं और पूरी कायनात में कहीं इनका सुराग नहीं मिलता है। देयरफॉर, इसलिए देयर इज़ नो लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज़। यही वजह है कि बाकी हेवनली बॉडीज़ पे, बाकी प्लैनेट्स पे, बाकी सितारों पे, सन्स पे कहीं भी ज़िंदगी के निशानात नहीं हैं। ये आपके 8 क्वेश्चन थे। कुछ 2 क्वेश्चन जो हैं वो एक्स्ट्रा भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, हाउ डू द स्टार्स ट्रैवल इन द यूनिवर्स। कायनात में जो स्टार्स हैं वो किस तरह से ट्रैवल करते हैं। आंसर है द स्टार्स ट्रैवल। आपका नोट करें कि जो क्वेश्चन है दैट इज़ आस्क्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आप डू यूज़ कर रहे हैं। हाउ डू द स्टार्स ट्रैवल, सितारे किस तरह से सफ़र करते हैं इन द यूनिवर्स, इस कायनात में। तो आपका आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होना चाहिए, जिसमें आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आप एस और एस का इजाफा करते हैं। आंसर देखें, द स्टार्स, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। द स्टार्स ट्रैवल, सितारे सफ़र करते हैं इन द यूनिवर्स, कायनात में, आइदर इन ग्रुप्स, ग्रुप्स की शक्ल में, और मोस्टली दे ट्रैवल अलॉन, या ज़्यादातर वो अकेले में तन्हाया एक एक सफ़र करते हैं। दे ट्रैवल, वो सफ़र करते हैं, एट वास्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, एक सितारा और दूसरे सितारे का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, वास्ट डिस्टेंस होता है, वसी फासले हैं उनके दरमियान। तो इस तरह से ग्रुप्स की शक्ल में भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर दे ट्रैवल अलॉन, और उनका आपस का जो फासला है, डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द टेम्परेचर बेल्ट्स। टेम्परेचर बेल्ट्स क्या चीज़ें हैं? आपने लेसन में पढ़ा है टेम्परेचर बेल्ट्स की बात हो रही। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, वो कौन से बेल्ट्स हैं? आंसर है द टेम्परेचर बेल्ट्स आर जोन्स।
टेम्परेचर बेल्ट्स ऐसे इलाके हैं, जोन्स हैं, एरियाज हैं दैट सराउंड ईच हॉट स्टार, जो हर गर्म सितारे के इर्द गिर्द मौजूद है, एट अ सर्टन डिस्टेंस, एक ख़ास फासले पर। द टेम्परेचर देयर इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इन टेम्परेचर बेल्ट्स में या इन जोन्स में जो दर्जा हरारत है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो नाइदर और नॉर आप इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में इसका तर्जमा करते हैं कि ना ही ऐसा है और ना ही वैसा है, जिस तरह इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है कि वेयर द टेम्परेचर देयर इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना बहुत गर्म टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा या कोल्ड टेम्परेचर होता है। लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन सच टेम्परेचर बेल्ट्स। ऐसे टेम्परेचर बेल्ट्स पर ज़िंदगी का वजूद जो है वो मुमकिन हो सकता है अगर बाकी जो फिज़िकल कंडीशन जिसका हमने पीछे जिक्र किया है वो वहाँ पर मौजूद हों। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको बार बार लिखिए, इनके टेंसेस को देखिए और इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगर आप इम्तिहान में 2-3 सेंटेंसेस करेक्ट लिख देते हैं, सही लिख देते हैं, उनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होती हैं, उनमें स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, उनमें पंक्चुएशन की मिस्टेक्स नहीं होती हैं, तो फिर आपको इसके पूरे मार्क्स जो हैं वो मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।